discussion, and this is your day. Whenever you are asking the doubt and topics, and this is your day. जो जो क्लास रखवाया था वो है कि नहीं, पहले ये बताओ. हाँ सर है। चलो योर टर्न नाउ सर. पहले अपनी कथा तुम सुनाओ. 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में कथा सुनाओ. जल्दी 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 सुनाओ, ठंड लग रही है, जल्दी सुनाओ. तो फिर सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कराओगे आज? इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं है. फर्ज शुरू करो. हाँ सर शुरू का परम्यूटेशन सर मतलब बेसिक आता है सर, उसके बाद फिर है ना सर्कुलर हाँ. परम्यूटेशन और रिस्ट्रिक्शन उसके आगे से नहीं आता। कहाँ से? वही सर्कुलर परमुटेशन से. तभी मैंने कहा था ना, स्पेसिफिक रहोगे ना. डाउट जब हम रिवीजन मोड चलेंगे तो वहां पे दो बातें होंगी. रिवीजन का मतलब ये नहीं होता सर परमुटेशन, सर कोनिक, सर सेट. सर ही है यार, सर तो सेलेस मिश्रा है. इतने परमुटेशन कोनिक सेट कहाँ से बन जाएंगे? ओके, तो एक पहला हुआ कि सर्कुलर परमुटेशन. आपने एक टॉपिक और डिवीजन वाला ग्रुप डिवीजन और ओके. गॉड ब्लेस यू ऑल. खत्म हो गया। हैं कैसे? ये रहा। कैसे खत्म हो गया? हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो, चेक चेक चेक. यस आ रही है सर। चलो अब वीडियो ऑन करो तब बात करते हैं, नहीं तो नहीं बात करेंगे. सर 1 मिनट कर। हाँ, क्योंकि सो रहे हो. हम भी सुबह सर सुबह. सो नहीं रहा, बस मैं फोन से कनेक्टेड हूँ तो लैपटॉप से कर रहा हूँ। मैं भी बिना फोन के कनेक्टेड हूँ. नींद आ रही। मुझे भी नींद आ रही है यार. कहाँ उठ गया सुबह सुबह. चलो ठीक है, तो कॉफी वॉफी पीते हुए, मतलब डिस्कशन विद कॉफी. ओके, वी विल स्टार्ट डिस्कशन विद कॉफी. देखो सर्कुलर पर ये देखो एक्चुअल क्या है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट बिना मतलब कि एक्स्ट्रा प्रेशर दिमाग में रखते हैं. पहले तो एक्साइटमेंट होता है नाम सुन के, क्योंकि 11th में मैथमेटिक्स के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है ना, इतना एक्साइटमेंट होता है ना कि पहले से हम सोच के बैठते हैं, हमें समझ में नहीं आएगा. ये जो एक्साइटमेंट है ना, वो सबसे घटिया एक्साइटमेंट. नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि हर चैप्टर अपने आप में कुछ यूनिक टाइप का रख रहा है, और एक चैप्टर शुरू होता है तो खत्म होते होते पिछला चैप्टर के नाम ही भूल जाते हैं. तो इस तरह के एक एक्साइटमेंट का प्रोसेस होता है. जैसे अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास में, तो लास्ट टू लास्ट वीक क्या पढ़ा था ना, सब दिमाग से निकल गया. ठीक है, तो ये जो एक्साइटमेंट है उसी को कंट्रोल करना होता है, समझ रहे हो? तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले तो एक्साइटमेंट नहीं, इसका बेसिक थिंग समझो. परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने नॉलेज को इनरिच करता है इस बात से कि हाउ टू एडजस्ट द थिंग. देयर आर टू वे ऑफ एडजस्टमेंट. वी सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम द गिवन थिंग्स, और वी जस्ट अरेंज देम. अरेंज हो सकता है वी सेलेक्ट ऑल थिंग्स फ्रॉम द गिवन थिंग्स, दिस इज द वन वे. वी सेलेक्ट फ्यू थिंग्स आउट ऑफ गिवन थिंग्स. ओके, वी जस्ट अरेंज ऑल थिंग्स whatever given to us, and we जैसे मान लो तुम एक नॉर्मल से, ये तो नॉर्मल डेली प्रैक्टिस, डेली यूज का चीज है ना. डेली सोप है, डेली 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 शॉपिंग का एक ट्रेंड है कि आप सपोज करो कि आपको कुछ ग्रोसरी आइटम खरीदना होता है घर पे. अगर ऑनलाइन आजकल कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोग, आई थिंक मम्मी पापा भी आपकी हेल्प लेते होंगे इन सब चीजों को खरीदने में. सपोज करो तुम्हें मोबाइल खरीदना है, कुछ भी ऐसे ऑनलाइन परचेजिंग किया है किसी ने? किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा. उसमें क्या होता है कि वी गो थ्रू द ऑल द लिस्ट. ओके, अब वहां से तुम्हें कितने खरीदने हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, वहां तो हम अपने फायदा देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं. लेकिन इसमें क्वेश्चन जो होता है ना, वो अपना फायदा देखता है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है. ओके, तो तुम्हारे पास क्या होता है, वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड अ मोबाइल, फाइंड समथिंग, ईयरफोन, कुछ भी फाइंड करते हो, देयर आर डिफरेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, एंड यू जस्ट सेलेक्ट एनीवन. तो यहाँ पे दो चीज होता है, जनरल लाइफ के सिलेक्शन में दो चीज होता है. हम सेलेक्ट जो करते हैं ना, किसी न किसी इनपुट के आधार पे करते हैं.
इनपुट होता है। जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त ने कहा कि अच्छा ये, जैसे मान लो तुम्हारे टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया कि अमेजन पे जाना और एस एल लोनी की बुक ले लेना, यानी यहाँ पे तुम्हारी नहीं है, सिलेक्शन किसी और ने कर दिया, सिलेक्शन मैंने कर दिया और तुम्हें गाइड कर दिया। तो कहीं ना कोई पर्सन कुछ ना कुछ करता है। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट इज द कॉमन प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। ओके, whenever you are going to arrange your books in your book कवर्ड वगैरह में, बुक शेल्फ में करते हो, तो ये जो अरेंजमेंट कर रहे हो ना, उसके पीछे का कोई ना कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई लीडिंग स्टेटमेंट होता है, लीडिंग थिंग होता है। जैसे तुम्हें क्या करना है, तुम एडजस्टमेंट ऐसे कर सकते हो, सारे बुक एक साथ रहे, सारे नोटबुक एक साथ रहे। फिर ये हो सकता है कि बुक के अंदर भी तुमने कैटेगरीज डिवाइड कर दिया, मैथ्स का बुक एक साथ, फिजिक्स का बुक एक साथ, केमिस्ट्री का बुक एक साथ। फिर उसमें भी हो सकता है एट रैंडम रख सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 रख सकते हैं। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट चलता रहता है कि नहीं? हमारे चारों तरफ इस तरह के अरेंजमेंट और एडजस्टमेंट चलते रहते हैं ना। यस सर। उसी एडजस्टमेंट में मान लो तुम्हारे पास एक बचपन में टॉय देखे हो, ट्रेन वाला, ट्रेन जिसपे चलता है, राउंड ट्रैक होता है, देखे हो टॉय? अरे हमारे जमाने में थोड़े Yes, पैदा sir. होते थे, हमारे जमाने में तो साइकिल का टायर लुढ़काते थे सब। हाँ, जो सुन के बड़ी अजीब लगेगी, हंसी आएगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मुझे देख के बहुत मजा आता था। तो छोड़ो उसके बाद, ये जो हम जो टॉय ट्रेन बनाते हैं, उसका जो ट्रैक होता है, इमेजिन ट्रैक जो होता है, जब ट्रैक बनाते हो उसमें 1 2 3 4 नहीं लिखा रहता, ठीक है? मान लो नहीं लिखा हुआ, हम ऐसा इमेजिन करें कि कोई भी किसी के साथ ऐड हो सकता है, ठीक है? कोई भी किसी के साथ ऐड हो सकता है। रेलवे ट्रैक आ रहा है, बचपन वाला कोई देखे हो टॉय जिसमें रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चलता है, वो ऐसे ऐसे गोल 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 भी घूमता रहता है, कुछ है। मान लो उसमें से ये सर्कुलर है, तो उसमें ऐसा नहीं, तो उसमें बेसिकली जब ट्रेन टॉय बनाते हैं, तो उसमें जो ट्रैक बनाते हैं उसमें 1 2 3 4 कुछ नंबरिंग रहता है कि एक पर्टिकुलर से ही ऐड हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि किसी को किसी से ऐड कर सकते हैं, तो जब भी हम शुरुआत करेंगे किसी एक 1 से करेंगे, यस सर। कोई भी 1 उठा सकते हैं, वो नंबर 5 हो चाहे 3 हो चाहे 2 हो चाहे 1 हो, कोई भी हो, कहीं से उठा सकते हैं। तो यानी एक जो होता है इसमें रेफरेंस का काम करता है, एक जो लेते हैं वो क्या काम करता है, रेफरेंस का। जब मेरा ट्रैक पूरा तैयार हो गया, तो ट्रैक तैयार हो गया, ट्रेन को उल्टा घुमाए चाहे सीधा घुमाए, कोई फर्क पड़ता है? ट्रेन तो चलेगा ना उसके ऊपर, चलेगा ना यस सर। कि नहीं चलेगा? यस तो यानी यहाँ पे हमने किया कि एक रखा, एक के अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद फिर हमने देखा कि इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या है, सेम है, ट्रेन दोनों तरफ से चल रहा है। अब समझ ध्यान से, थोड़ा सा कनेक्शन का बात है। तो सबसे पहला अगर हम सर्कुलर परमुटेशन की बात करते हैं, तो पहला हम ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं। यानी अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एज ए रेफरेंस यूज होता है। तो अब हमारे पास बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? n-1 ऑब्जेक्ट्स। n-1 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? n-1 फैक्टोरियल। कितने तरीके से एडजस्ट होगा? n-1 n-1 फैक्टोरियल। गॉट इट? तो Yes, ये sir. हो गया एक सिंपल अरेंजमेंट की हमने बात किया कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, जैसे सपोज करो अभी हमारे पास 4 बच्चे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, दीज 4 स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन। आई जस्ट वांट टू पुट अरेंज देम इन ऑन राउंड टेबल। तो राउंड टेबल पर जब मैं अरेंज करना शुरू करूंगा, तो मैंने क्या करा कि राउंड टेबल पे जब मैं देखूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इस चारों में से एक को उठा के रख दूंगा, एक को उठा के रख दूंगा, एंड आफ्टर दैट क्या करूंगा, बचेंगे कितने? 3 बचेंगे। जैसे अभी अभिनव को उठा के यहाँ से रख दिया, अभिनव नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको उठा के जब यहाँ से रख दिया तो बचा 3 को कितने तरीके से अरेंज करते हैं? फैक्टोरियल 3 वेज, 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 3 में उसको कर दिया, यानी अगर 4 थिंग को सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। फर्स्ट थिंग ये होता है। ओके, अगर 50 को सर्कुलर टेबल पे डालना है तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो? 49 फैक्टोरियल। 49 फैक्टोरियल। एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड स्टेप होता है कि अगर हम परमुटेशन को देखते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम अरेंजमेंट दिखाई देता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली उसको 2 से नहीं डिवाइड किया जाता, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है।
इससे डिवाइड किया जाता है 2 फैक्टोरियल से। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस अगर डिफरेंट होता है तो किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो क्योंकि होता क्या है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस सेम होता है ना तो काउंटिंग डबल होती है। अगर काउंटिंग डबल होती है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट रहे कि मैं क्लोनिंग कर सकूं। क्लोनिंग समझते हो कि नहीं? क्लोन बनाना समझते हो ना कि नहीं समझते हो? समझते हैं। यस सर। मान लो तुम सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हो, ठीक है, और 20 तुम्हारे पास सुपरमैन के एक ही जैसे फोटो है। सुपरमैन के फैन हो तो जहां भी सुपरमैन दिखाई दिया उसको उठा के घर ले आते हो। रोड पे पड़ा हुआ दिखाई दिया तो भी घर ले आते हो, है ना? और मान लो उसके साथ डिफरेंट जो सुपर हीरोज है वो है, तो तुम 20 सुपरमैन एक फोटोग्राफ सपोज करो, इमेजिन करो 20 के 20 सुपरमैन एक ही तरीके से हैं, तो उसको कैसे भी रख दो, तुमने एडजस्ट कर दिया, मुझे नहीं पता चलेगा कि 20 सुपरमैन एक साथ था तो वो कौन सा पहले रखा था सुपरमैन, कौन सा बाद में रखा था, ये नहीं ना पता चलेगा। जैसे मान लो नटराज की पेंसिल, ठीक है, नटराज की पेंसिल है, कुछ दूसरे कलर का पेन है, तो ये जो छोटे छोटे जो अरेंजमेंट आप घर में करते हो ना, यही परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट होते हैं। इसमें दिमाग को इस तरीके से लगाया जाता है, सोचा जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि अगर आपने ज्यादा सोच लिया तो भी प्रॉब्लम है, कम सोचा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो सर्कुलर परमुटेशन को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट के साथ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर n ऑब्जेक्ट्स n-1 फैक्टोरियल होता है अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। और दूसरा क्या होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होता है जब क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस दोनों क्या होता है, सेम होता है। फॉर Same एग्जाम्पल, घर में कोई अगर माला हो, रुद्राक्ष की माला, फलाना माला, कोई बीड्स हो, या मम्मी का कोई हो जिसमें बीड्स लगे हो, कोई महंगे महंगे स्टोन्स लगे हो, वैसे मम्मी देंगी नहीं, पिटाई कर देंगी उसको। जब तुम ऐसे देखोगे या फिर ऐसे पलट के देखोगे तो मतलब ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर चेंज कर दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब होता है। तो जब ये ऑर्डर चेंज होता है ना तो उससे क्या होता है कि उससे उसके अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। कोई तुम्हारे पास घर में माला हो या गले में कुछ हो, ठीक है, जैसे मेरे गले में रहता है, इसको सर्कुलर परमुटेशन के लिए पहन के रखता हूँ, ठीक है, तो इस बीड्स को देखोगे, इसमें बीड्स दिखाई देंगे, इसको मैं ऐसे पहनूं चाहे इसको निकालूं गले से या उलट के पहनूं तो तुम्हें अंतर नहीं पता चलेगा। यानी इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस सेम है। लेकिन अगर मान लो एक टेबल है, टेबल पे मान लो मानस बैठा हुआ है, मानस के राइट में अभिनव बैठा हुआ है, मानस के लेफ्ट में अभिनव बैठ जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा, अच्छा यार अभी तो तू राइट में बैठा हुआ था, लेफ्ट में कैसे बैठ गया इसके। तो इस अरेंजमेंट पे हमारा क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस डिफरेंट होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल, जहां पे सेम होगा वहां पे n-1 फैक्टोरियल 2। इतना ही कंक्लूजन है सर्कुलर परमुटेशन का। इसमें हर से अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो बताओ। सर आगे से हाँ, और जब डॉट के लिए आएगा, आज तो बस लीड मतलब एक बता रहे हैं कि रिवीजन क्लास किस तरीके से चलेगा। जब डॉट के लिए आएगा तो अपने क्वेश्चंस वगैरह मार्क करके आएगा, है ना? Yes. लिख लो, इस बात को लिख लो। जल्दी 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 करो, आज तो इधर क्लास में एंजॉय करना है। हम भी सोच रहे हैं, तुम लोग बहुत परेशान करते हो ना, आज यहाँ पे चौपों हम भी करते हैं, रुक जाओ, बहुत यहाँ पे चौपों करते हो ना तुम लोग। ओके, सेकंड जो होता है, सेकंड पार्ट जो होता है रेस्ट्रिक्शन। सेकंड यही बोला ना भाई, भाई मेरे क्या बोला है, रेस्ट्रिक्शन बोला है ना। यस सर, रेस्ट्रिक्शन इन परम्यूटेशन सर, मतलब कुछ क्वेश्चन आता है सर, लेकिन कुछ जैसे कि कुछ मतलब कुछ अटपटा रह जाएगा तो सर नहीं सॉल्व कर पाते। जैसे अच्छा सर, अटपटा का मतलब क्या होता है?
कुछ भी एग्जाम्पल बोलो। जैसे देखो अटपटा का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है, समझे? अटपटा उटपटा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? रेस्ट्रिक्शन sir. हमारा रेस्ट्रिक्शन है, तो अटपटा जैसी वर्ड यूज करना ठीक नहीं है उसके लिए। देखो Yes, sir. हमारे पास दो बातें हो सकती है। मान लो घर से आप निकलते हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको पहुंचना है, ठीक है? उसको वहां तक पहुंचने के आपके पास 5 रास्ते हैं। एकदम सिंपल इमेजिन करो क्वेश्चन। कितने वेज हैं? 5 वेज। कितने रास्ते हैं? Yes, 5 sir. रास्ते हैं। 5 रास्ते हैं, तो नॉर्मली घर से निकलते हो तो पांचों में से तुम किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ओके, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। 5 रास्ते हैं, हो सकता है किसी रास्ते पे तो हमेशा नहीं जाए, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन जब मैथमेटिकल टेंडेंसी आएगी तो हम कहेंगे पांचों में से किसी पे भी रामलाल को भेज सकते हैं। मान लो एक रोड ऐसा है जिसको 2 रोड को मैंने ब्लॉक कर दिया, वहां से कोई जा ही नहीं सकता है, तो क्या वहां से जाओगे? तोड़ फोड़ के जाओगे क्या? रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन जहां पे लगता है तो रेस्ट्रिक्शन को हिट करने का 2 तरीका है। पहला तरीका डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन को हिट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन को हिट करेंगे मतलब उसके क्वेश्चन बताते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पे रेस्ट्रिक्शन को हम डायरेक्ट हिट करेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसे ना पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ेंगे, यानी टोटल में से जो जिस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ उसको माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो 5 रास्ते हैं, 2 पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ, तो 2 तरीके से कर सकते हो कि जो जिस 2 रास्ते पे रेस्ट्रिक्शन लगा उस रास्ते से मत जाओ, 3 सेलेक्ट कर लो। या फिर 5 रास्ते थे, 2 पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब 5 - 2 = 3 रास्ते हमारे लिए खुले हुए। यानी इसको 2 तरीके से, जैसे ए और बी पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ, इधर से नहीं जा सकते, सीधा डायरेक्ट हो गया, रेस्ट्रिक्शन पे हिट किया। या फिर हमारे पास कितने रास्ते बचे? अच्छा, मेरे पास 5 रास्ते थे, रास्ते पर रेस्ट्रिक्शन लगा होता तो 5 - 2, तो यानी 3 हमारे पास बचे हुए हैं जिससे हम जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन 2 टाइप का होता है। रेस्ट्रिक्शन को होता है अरेंजमेंट में रेस्ट्रिक्शन होता है कि जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास मान लो 20 मेल गेस्ट हैं, ठीक है, और 10 फीमेल गेस्ट हैं, तुम ये चाहते हो कि कोई भी फीमेल गेस्ट जो है एक साथ ना बैठे, यानी हर फीमेल गेस्ट अलग अलग बैठे। क्या मैंने क्वेश्चन बोला? कि यस सर। हमारे पास Yes. कितने मेल गेस्ट हैं बेटा? 20 मेल गेस्ट और 10 20. फीमेल गेस्ट है। कह रहा है फीमेल गेस्ट एक साथ ना बैठे, मतलब कोई भी 2 फीमेल गेस्ट, नो 2 फीमेल गेस्ट सिट टुगेदर। Yes. इसमें कहता है कि पर्टिकुलर 2 फीमेल गेस्ट नॉट सिट टुगेदर और 2 फीमेल गेस्ट नॉट सिट टुगेदर, तो मतलब 2 फीमेल गेस्ट। ऐसे केस में जहां पे क्या होगा कि कोई भी ना बैठे, देखो ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, मेल गेस्ट 1, मेल गेस्ट 2, मेल गेस्ट 3, ऐसे करके हम मेल गेस्ट 20 को बैठा दिए, बिकॉज ये मेल गेस्ट है। इन सब का अरेंजमेंट क्या होगा? 1 2 3 4 तो हमने केवल नाम दिया है, नाम में क्या रखा है, ये आपस में कोई हो सकता है M20 भी यहाँ पे बैठ जाए, तो ये टोटल कितने तरीके से अरेंज होंगे? 20 फैक्टोरियल से। 20. अच्छा, अगर मान लो 3 गेस्ट होते तो ये कितने गैप क्रिएट कर देते? 1 2 3 4। अगर मान लो तुम्हारे पास Yes. 4 गेस्ट होते तो कितने गैप क्रिएट कर देते? 1 2 3 4 और 5। 5. अगर 20 गेस्ट हैं तो कितने कितने गैप? 21. 21. 21। तुम्हारे पास फीमेल कितनी है भाई? 10। 21 में से 10. फीमेल, ऐसा तो नहीं है कि कूद कूद के बैठती रहेगी, बैठा देना है, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, इसके बीच में बैठ जाते हैं, अक्कर बक्कर खेलते हैं, ऐसा तो नहीं करेगी ना। No, sir. तो 20 में से वो क्या करेगी? सर। सबसे पहले कितना जगह पे बैठ सकती है? तो कहोगे सर 20 में से C जगह सेलेक्ट कर सकती है। और ये फीमेल गेस्ट आपस में भी क्या हो सकता है? अरेंज हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं। अगर फैक्टोरियल। तो इस गैप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लो इस गैप को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 10 में से कोई भी बैठ सकता है ना, जो बैठ गया। तो अब ऐसा तो नहीं एक आदमी यहाँ भी बैठे और यहाँ भी बैठे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मान लो सपोज करो 2 चेयर है, तो ऐसा तो नहीं होगा आधा आधा चेयर, एक मम्मी के लिए एक पापा के लिए 6 के रुमाल रख के बैठोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। एकदम जनरल अरेंजमेंट सोचना है कि एक आदमी क्या 2 चेयर पे बैठ सकता है? यस सर, बैठ सकता है। एक पे बैठ जाए और दूसरे पे पैर डाल दे और तीसरे पे लेट जाए, ऐसा नहीं, ऐसा ये सब नहीं सोचना है।
तो यहाँ पे क्या हो गया कि एकदम बिल्कुल जो जनरल लाइफ में चलता है ना, बस जनरल लाइफ के एकदम बहुत क्वेश्चन के अंदर घुसोगे। क्वेश्चन में होता है दो टाइप के स्टेटमेंट होता है, वन स्टेटमेंट होता है इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट, और वन स्टेटमेंट होता है लीडिंग स्टेटमेंट। लीडिंग स्टेटमेंट वो सारे कहता है कि ये तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन लीडिंग स्टेटमेंट बताता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, लीडिंग स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, करना क्या है। तो आज हम थ्योरेटिकल डिस्कशन में ये है। तो एक हमारे पास क्या होता है, सपोज करो तुम्हारे पास कहता है कि यू हैव 10%, ठीक है, उसमें जो है 10% में दो का नाम है अक्कर बक्कर, जिसको मैंने ए बी कह दिया। 2% अक्कर बक्कर है, अक्कर बक्कर पे हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि ये जो अक्कर बक्कर है ए बी है, ओके, वो दोनों हमेशा एक साथ बैठे। क्या कर दिया, 10% थे जिसमें से 2% कौन था, ए बी, ये दोनों एक साथ बैठे। तो एक नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या कहता है, एक साथ बैठे तो हम इतना कैसे सोचेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को पकड़ के बांध दिया। जैसे मान लो संस्कार अभिनव एक साथ बैठे तो दोनों को पकड़ के बांध दिया, यानी दोनों को जब भी बैठाना है ना, अगर हमने संस्कार को बैठा दिया तो उसके राइट या उसके लेफ्ट में अभिनव को बैठाना ही पड़ेगा, Yes. तभी वो दोनों एक साथ रहेगा। अगर मान लो संस्कार के बगल में हर्ष को बैठा दिया, दूसरी तरह दूसरे हर्ष को बैठा दिया, तो अब अभिनव किसी तरीके से क्या करेगा, कहते हम दोनों साथ बैठेंगे, हटो यहाँ से, या तो हर्ष को हटाएगा या हर्ष को हटाएगा। एक राज साहब है, एक आनंद साहब है, तो आनंद साहब को हटाएगा तो आनंद आ जाएगा, राज साहब को हटाएगा तो राज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अगर जिसपे रेस्ट्रिक्शन ए बी पे डाला, तो ए जहां बैठेगा उसका राइट लेफ्ट वाला ब्लॉक हो जाएगा, या तो राइट वाला ब्लॉक होगा या तो लेफ्ट वाला ब्लॉक होगा, यानी हर ए के बैठने से अगल बगल के दो पोजीशन ब्लॉक हो जाएंगे। अब एक डायरेक्ट मेथड में पहले पोजीशन पे बैठा तो बी दूसरे पोजीशन पे बैठा, बी पहले पोजीशन पे बैठा, ए दूसरे पोजीशन, ऐसे अगर काउंटिंग शुरू करेंगे तो इट क्रिएट्स ए कैओस। कितना सोचेंगे इसको, पहले पोजीशन पे ए बैठा, बी दूसरे पोजीशन पे बैठा, बाकी का 8 फैक्टोरियल, पहले पोजीशन पे बी बैठा, दूसरे पोजीशन पे ए बैठा, उसके लिए 8 फैक्टोरियल, दूसरे पोजीशन पे ए बैठा तो पहले पोजीशन पे बी बैठ सकता है, उसके लिए 8 फैक्टोरियल, तीसरे पोजीशन पे बी बैठ सकता है, उसके लिए। ऐसे अगर केओस क्रिएट करेंगे तो आई थिंक बहुत सारे केसेस बनेंगे, और ऐसे काउंटिंग में रिडंडेंसी आ सकता है। जैसे मान लो पहले दूसरे पोजीशन पे ए को बैठाया और पहले पोजीशन में बी को बैठा, ऑलरेडी पहले काउंट कर चुके हैं, ऑलरेडी पहले तो बहुत सारी बातों Yes, का sir. ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे केओस क्रिएट्स अगर हो रहा है, यानी नंबर ऑफ केसेस में रिडंडेंसी आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि ऐसा सोच लेते हैं, भैया ये दोनों को एक साथ बैठा दो, तो 8%, 8% प्लस क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, 2% हो गया, बोलो हाँ या ना। Yes. 8% यहाँ पे हो गए, 2% Yes. यहाँ पे, इस दोनों को एक ही बनाना है, तो ये 8% तो यहाँ पे था, प्लस इसको मैंने 1% सपोज किया, 9% का कितना अरेंजमेंट हो गया, Yes. 9 फैक्टोरियल। 9 factorial. यहाँ पे जो 2% थे, यहाँ पे ए बी जो था, अगर ए बी है तो वो बी ए भी हो सकता है, 2 factorial. इनटू क्या कर दिया, 2 फैक्टोरियल। तो ये हमने कर लिया, क्या डायरेक्ट किया, लेकिन डायरेक्ट किया कैसे, कैसे किया, डायरेक्ट दिमाग लगा के, ये नहीं किया, ये Yes. नहीं किया, ये हमने नहीं किया कि बस उसको पहले पे बैठाया, दूसरे पे बैठाया, तीसरे पे बैठाया, ये काउंटिंग नहीं शुरू करना है, इस काउंटिंग के अप्रोच के साथ नहीं जाना है। क्लास एकदम शांत हो गया, लगता है श्रेय राणा नहीं है क्लास में। Am I right? ओके, तो ये आया समझ में हर्ष। दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरा ऐसा होता है, किसी में कह देगा कि ए एंड बी नेवर सिट टुगेदर, कभी भी एक साथ नहीं बैठ पाए। फिर सीधा सोचना क्या है, 8 को बैठा दें, 8 के बीच में ए बी को बैठाते रहें, या फिर बहुत है एक साथ बैठने वाला निकल गया तो टोटल में से टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, 10 फैक्टोरियल, 10 factorial. 10 फैक्टोरियल में से इसको माइनस कर दें। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या होता है कि रिजेक्शन इज आल्सो द मेथड ऑफ सिलेक्शन। Action. तो अगर रिजेक्शन कहाँ पे यूज करेंगे, तो जहां पे डायरेक्ट केओस क्रिएट हो रहा है ना,
मान लो एक रूम है, उसमें तुम्हारा फुटबॉल फंस गया, ठीक है, उसमें बहुत सारे चीजें जमा है। अब दो तरीके से फुटबॉल ढूंढने का, पहला तरीका सारा सामान बाहर निकालो, एक फुटबॉल लेके आ जाओ, या फिर सारे सामान में से फुटबॉल लेके आ जाओ। कौन आसान है ये बताओ? सारे सामान में से सारे फुटबॉल। सामान में से फुटबॉल। सारे सामान में से फुटबॉल। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सबको रिजेक्ट, ये फुटबॉल है नहीं है, ये चेयर है, ये क्या फुटबॉल है नहीं है, ये डॉग है, ये क्या है एलिफेंट है, ये क्या है टाइगर है, अच्छा ये नहीं, ये फुटबॉल है। फुटबॉल उठाया निकल दिया। तो डिपेंड करता है, जहां पे तुम्हारा रिजेक्ट करने से, यानी सारे सामान को रिजेक्ट कर दिया तो आराम से सेलेक्ट हो गया ना। मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो मार्केट में सामान खरीदते हो तो क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो कि रिजेक्ट करते हो? ये बताओ। सर दोनों ही लाइक दोनों करते हैं। दिमाग में रहता है सिलेक्शन, लेकिन दुकान में जब दुकानदार के सामने बैठते हैं तो होता है रिजेक्शन। ये बेकार है, ये ठीक नहीं लग रहा है, इसका मम्मी के सबके साथ गए हो कभी? हम भी अपने ये फीमेल सब ज्यादा करती हैं। ऐसे नहीं करते, ऐसे डोंट 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 गिव अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और ये करना बहुत अच्छी चीज होती है, हम भी करते हैं। ओके बेस्ट सर। कम कम प्राइस में Best of बेस्ट best. थिंग ले आना, ये आर्ट होता है। ये सबके बस की चीज नहीं होती, बार्गेनिंग करना भी, समझ रहे हो? तो मैं वो नहीं कर रहा, उसमें मत जाओ, उतना उतना डिटेल में, डीप में, भावनाओं में मत वो। बस मेरा ये है कि अगर तुम सामान खरीदने जाते हो, जैसे अपने लिए कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, तो दिमाग में सिलेक्शन होता है कि तुम्हें लेना क्या, तो वो तो लीडिंग स्टेटमेंट यहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन जब उनके सामने बैठते हो, पता चला एक शूज बहुत पसंद आया, पता चला उसका डिजाइन नहीं पसंद आ रहा है, डिजाइन पसंद आया तो पता चला वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब तक सब कुछ मैच नहीं होता तब तक लेते ही नहीं हो। तो वहां पे एक तरीका तुम्हारे दिमाग में हमेशा होता है, नहीं मिलेगा तो दूसरे दुकान देख लेंगे, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट दुकान देख लेंगे। तो वहां पे दिमाग में क्या होता है? सिलेक्शन। और हम लाइफ में क्या करते हैं? रिजेक्शन। क्योंकि वहां पे दुकान का सारा सामान थोड़ी खरीदना है। वही मान लो, सपोज करो होलसेल मार्केटर, मान लो होलसेल सप्लायर है, वो किसी रिटेलर को भेज दे, ये 4 कार्टून दे दो, ये 10 कार्टून दे दो, ये 50 कार्टून दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये पूरा ट्रक भर दो। जब हम कस्टमर जाते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा इसमें से दिखा दो, इसमें से दिखा दो, इसमें से दिखा दो। अच्छा ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, वो सामने 10 ब्रांड रखा हुआ दिखाओ। अच्छा ये ब्रांड अभी कैसे है? ये तो नया है, ये चलता है। अच्छा ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये, तो आप क्या कर रहे हो? 10 ब्रांड सामने रख लिया, उसमें से 9 ब्रांड को रिजेक्ट करके एक सामान लेके भाग गए। आपने किया है, रिजेक्ट किया है, आपने सेलेक्ट नहीं किया। दिमाग में सिलेक्शन था, लीडिंग स्टेटमेंट इन योर माइंड, बट यू हैव डन रिजेक्शन। तो Yes. रिजेक्शन इज आल्सो द मेथड ऑफ सिलेक्शन। जब आपने 9 रिजेक्ट किया, उसमें से 9 रिजेक्ट किया, तब ना एक लिया। आप समझो बात को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ का गेम है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर अपने को लीडिंग स्टेटमेंट दिख जाएगा तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। लीडिंग स्टेटमेंट कौन है? जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं ना, क्लास में कोई भी चैप्टर हम जब नॉर्मली पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार हम बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं एकदम, मतलब। लेकिन जब जेई के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना, जो आप करते नहीं हो, आपके लिए अच्छी बात है, तो जेई के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो पता चलता है कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है, फिर सर ने इतना क्यों पढ़ाया? तो फॉर एग्जाम्पल जल्दी से निकालो सेक्शन जी, हमने बोला था ना सेक्शन जी डिस्कस करेंगे। अब धीरे धीरे डिवीजन इनटू ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप, ये सब सारा लेंगे साथ में। सर 1 सेकंड टारगेट लेके आओ। किसी को मैंने कहा था पीडीएफ भेजने के लिए, भेजा? और भूल गया। कहीं मैं तुम्हें भूल गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सॉरी सर। एक बार क्या हुआ था पता है? रामचंद्र जी जो थे ना, भेज लंका पे पुल बना रहे थे, ठीक है, सर। तो सारे बंदर जो थे पत्थर डाल रहे थे, तैर रहा था, तो रामचंद्र जी पत्थर डाले, डूब गया, बेचारे शर्मिंदा हो गए, ये क्या हो गया।
तो बंदरों ने उनका हौसला बढ़ाया। अरे सर, हम तो आपका नाम लेके डाल रहे थे, पत्थर इसीलिए तैर रहा था, आपने ही छोड़ दिया उसको तो वो तो डूबेगा ही ना। ये हौसला बढ़ाने वाला काम हमने तो, हम जिस दिन छोड़ दिया ना बेटा, डूब ही जाओगे, भूल जाते हैं। मैंने कहा था ना पीडीएफ डाल देना, पीडीएफ सामने रहता है ना, बार बार हम बुक खोल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर करेंगे, टाइम खराब होगा। ओके, फिलहाल बुक निकालो, बुक तो निकाल सकते हो ना, यस है सामने। सर पहला क्वेश्चन करो, क्योंकि बुक से पढ़ते पढ़ते ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो पाएंगे। अब कहोगे सेक्शन जी से शुरुआत क्यों किया, हमें तो सर कुछ आता नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी, उस गलत फहमी को दूर करना है। चलो, पहला क्वेश्चन जो रेस्ट्रिक्शन की बात करता है, देखोगे ना बड़ा मजा आएगा ये क्वेश्चन सुन के। पहला क्वेश्चन है 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन। क्वेश्चन पहुंच गया? क्वेश्चन है तुम्हारे पास? यस सर बुक लेके बैठे? Yes, sir. Indian and 4 Americans men and their wives are seated randomly in a circular table. एक इंडियन है और 4 अमेरिकन है और उनकी पत्नियां हैं, बीबियां हैं, यानी टोटल मिला के 10 लोग हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उस सबको कहाँ पे बैठाना है? सर्कुलर टेबल पे। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, पहला लाइन इंफॉर्मेशन है। कह रहा है देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसा नाम यूज किया जो लगा कि पता नहीं क्या है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहां से हमने इंफॉर्मेशन गेन किया कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी में होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तुम लोगों को जो प्रोबेबिलिटी बताया था, तो बोला था कि कुछ होता नहीं है, केवल फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लो, चाहे कोई भी प्रोबेबिलिटी रहे। ये मेन उद्देश्य होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसमें कह रहा है कि दैट द इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू वाइफ गिवन दैट, मतलब इंडियन मैन अपने वाइफ के एडजेसेंट बैठे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है बेटा? जब इंडियन मैन जो है अपने वाइफ के साथ बैठे, है ना। इंडियन मैन कहाँ पे बैठे बेटा? अपने वाइफ के साथ बैठे। तो आपको भेज दिया पीडीएफ व्हाट्सएप पे। अब निकालूंगा इसके बाद। अब तुम बीच में जो बोल देते हो ना, अब उसमें एक फ्लो गड़बड़ है, थोड़ी देर के बाद भी बोल सकते थे, फ्लो को गड़बड़ा देते हो यार। गड़बड़ाया मत करो, फ्लो गड़बड़ हो जाएगा तो मामला चौपट हो जाता है। हाँ, तब तक क्वेश्चन रीड करो, एक बार फिर से समझाएंगे। क्वेश्चन रीड करो। कहाँ आया? सो व्हाट्सएप पे भेजा। चलो आ जाएगा तो देखते। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले लिखो इसके मेन क्वेश्चन के जो जो कहते हैं, पेन उठाओ, अंडरलाइन करो। हमें जो फेवरेबल आउटकम्स है, इंडियन मैन सीटेड टू द वाइफ, ठीक है, एक साथ बैठ से, गिवन दैट, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स गिवन दैट के बाद है, कह रहा है ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। चलो अब इस क्वेश्चन का सोचना शुरू करते हैं, क्या कह रहा है। अब इसमें देखो, इसमें अंग्रेजी की थोड़ी सी है, और IIT JEE में अंग्रेजी में ना समझ में आए तो हिंदी वाला भी पेपर होता है, उसको भी पढ़ सकते हो। कह रहा है क्या कि टोटल पॉसिबल की मैं बात करता हूँ। टोटल पॉसिबल में ये कहता है कि जितना भी अमेरिकन है, A1, A2, A3, A4, कह रहा है ये एक साथ बैठे हुए हैं। A1 लिखने का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों है, ठीक है ना। A1 का मतलब क्या हो गया? A1 में तो अमेरिकन का फर्स्ट है, उसके अंदर क्या है? हस्बैंड वाइफ है। A2 का मतलब सेकेंड अमेरिकन पेयर है, कपल है, थर्ड अमेरिकन कपल है, फोर्थ अमेरिकन कपल है, एंड सो ऑन। इसके साथ एक इंडियन है भाई साहब,
तो ये भाई साहब ने इंडियन है, जो ये इंडियन हस्बैंड है और इंडियन है जो वाइफ है। तो पहली बार हमने देखा इसको, अगर मैं सर्कल में बैठा हूं तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6। कितने तरीके से एडजस्ट होगा बेटा? 5 फैक्टोरियल, यस और नो? यस और नो? यस सर। लेकिन ये जो Yes, sir. अमेरिकन A1 जो हमने जहां पे लिखा है, A1 के अंदर क्या है बेटा? हस्बैंड एंड वाइफ है। यहाँ भी क्या है बेटा? होमवर्क है, हस्बैंड वाइफ होमवर्क है। तो ये क्या करेंगे? एक साथ ही बैठाना ना, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन है? कौन राइट में बैठेगा, कौन लेफ्ट में बैठेगा? देयर इज एनी रेस्ट्रिक्शन? तो यानी पहले के लिए कितना तरीका? 2 तरीका। दूसरे के लिए कितना तरीका? 2 तरीका। तीसरे के लिए कितना तरीका? जल्दी बोलो। 2 तरीका। और चौथे के लिए कितना तरीका? 2 तरीका। यानी टोटल पॉसिबल जो हमें मिल गया, टोटल पॉसिबल वे मिल गया, कितना मिल गया? जल्दी से बोलो फटाक से। पॉसिबल वे कितना मिल गया? फैक्टोरियल 5 × 2 raised to the power 4। फेवरेबल में क्या कह रहा है? फेवरेबल में कह रहा है कि भैया अमेरिकन कपल तो है ही, A1 A2 A3 और A4, ये तो है ही, ठीक है ना? इसके साथ इंडियन वाला जो है ना, वो भी हस्बैंड वाइफ एक साथ ही बैठे, ये हमारा फेवरेबल। पहले वाले में क्या था? इट इज गिवन दैट, गिवन था हमारे पास क्या था कि अमेरिकन हस्बैंड वाइफ तो एक साथ बैठे हैं, लेकिन इंडियन अलग भी बैठ सकते हैं। दूसरे में कहते हैं फेवरेबल। उसमें से ये बताओ, जब इंडियन हस्बैंड वाइफ सेम बैठेंगे तो ये कितने ब्लॉक हो गए? 1 2 3 4 5। इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 2 raised to the 5। एग्री और नॉट? 5। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। यही होता है। तो क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 raised to the power 5 अपन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 raised to the power 4। ये 2 ये कैंसिल हो गए, 5 2/5 आंसर हो गया। देख लो। तो यहाँ पे देखा कितना ब्यूटी ऑफ यूज है, बहुत ही बेसिक यूज है। सर्कुलर परमुटेशन एंड रेस्ट्रिक्शन का बहुत ही बढ़िया सा यूज है ना? अरे है ना? बोलो हाँ हाँ बोल दो। सर हाँ बेटे बोलो। सर एक बार फिर से सर बता दे सर, ये फेवरेबल आउटकम्स कैसे? नहीं समझ आया सर। अच्छा क्या नहीं समझ में? बताओ। सर जैसे कि सर यहाँ पे 2 raised to the power 5 इसलिए रहा क्योंकि सर इंडियन का भी जो आउटकम आ गया है ना, तो वो भी चेंज हो सकता है। लेकिन 4 फैक्टोरियल मतलब इंडियन को भी एक रेफरेंस मान लिए और अमेरिकन को भी, दोनों को। और नहीं तो 4 बच्चा 6 नहीं 5 ऑब्जेक्ट है, उसको सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना कितने तरीके से होगा? फैक्टोरियल। कितना? 4 फैक्टोरियल। 5 है तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एक 4 रेफरेंस ले। 4 फैक्टोरियल वो हो गया। यस सर। अमेरिकन हस्बैंड वाइफ फर्स्ट वाला जो कपल है वो आपस में कम्यूट कर सकता है, आपस में अरेंज हो सकता है। तो उसके लिए 2, दूसरे अमेरिकन के लिए 2, तीसरे अमेरिकन के लिए 2, चौथे के लिए 2, और इंडियन भी एक ही साथ बैठना है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? 2। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार हो गया? 5 टाइम्स। तो 2 raised to the power 5। दिमाग को एकदम फ्री छोड़ो ना, जो कह रहा है वो करो ना। इसके लीडिंग स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे 2 टाइप के स्टेटमेंट हुए। पहला कह रहा है कि ऐसे जिसमें इंडियन सारे जो कपल हैं वो अपने हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे हैं, ठीक है। टोटल में क्या है कि अमेरिकन तो एक साथ बैठे, इंडियन साथ बैठे चाहे ना बैठे उसको कोई मतलब नहीं। इंडियन Yes, sir. साथ में बैठे चाहे ना बैठे उससे मत। तो लीडिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन रीड करके लीडिंग स्टेटमेंट इसका क्या था? कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्ड जैसे यूज किया तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स ढूंढना है। ये ढूंढने की कला अगर आ गई तो प्रोबेबिलिटी में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती। पूरा जेई का क्वेश्चन तुम ना खाली टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से निकाल लेगा, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। उसको निकालने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बहुत अच्छे से जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो उसको, प्रीवियस ईयर क्या कह रहा है? द लेटर ऑफ वर्ड्स कोचिन आर परम्यूटेड। कोचिन जो है वर्ड उसको परम्यूट किया गया, एंड परम्यूटेशन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन इंग्लिश डिक्शनरी। कहने का मतलब है कोचिन का रैंक निकालना है। रैंक निकालना है।
क्या ये निकाल सकते हो? नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर कोचिन। तो कोचिन वाला नहीं करना। इसमें सबसे पहला काम क्या करते थे, जितने लेटर्स कोचिन में इन्वॉल्व हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एडजस्ट करते हैं। याद है? करो जल्दी से। यस सर। जेई के नाम से डरो मत बस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकल गया। सी के बाद क्या होगा? CCHINO। CCHINO। चाइनो। ये होगा, यही ना? यस सर। सी से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? जल्दी से बोलो। ये कितने हैं? जल्दी से बोलो। क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 120। अब सी से स्टार्ट हुआ तो दूसरे सी से अपने आप हो गया। एस से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या बनेगा? 2 फैक्टोरियल। बोलो यस और नो, क्योंकि इसमें 2 सी होगा। आई से कितना बनेगा? जल्दी से बोलो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ 60 हो जाएगा। आई से कितना बनेगा? जल्दी से बोलो फटाक से। तो 2 बार आई आएंगे। हैं? ना N। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा ना, 2 फैक्टोरियल। इससे कितना बन गया? 60। तो यहाँ से कितना हो गया बेटा? 300 हो गया। यस सर। 380 आंसर। काहे करें, काहे करें? तो जरूरी है पूरा करना, जरूरी है। अच्छा, अब इसमें गलत क्या किया? देखो हमारे फ्लो में तुम भी बह गए और तुम्हें पता होगा कि हमने कुछ इसमें खुरापात किया होगा। सर वो H वाला गलत लग रहा है, मतलब C और H लगा दिया तो उसके बाद 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया जाए? तो C तो ले लिया ना हमने। हमने ये नहीं किया है। हमने क्या किया? सी से शुरू होने वाले, एस से शुरू होने वाले, आई से शुरू होने वाले, एन से शुरू, हमें जाना ही नहीं वहां से। ऑर्डर फॉलो नहीं किया। ऑर्डर फॉलो नहीं किए, तो ये गलत Yes, है। अब देखो गलती तो किसी भी एंड पे हो सकता है ना। क्या किया? एक फ्लो में बह गए, ऐसे ही करा जाता था, कुछ ऐसे ही करा जाता था। समझो बात को, एकदम ध्यान से समझो। बहुत ही गलत तरीका है। और जैसे 300 दिखाई देगा तो 300 दिखाई दिया, 300 से सारे छोटे हैं, आंसर आसानी से आ गया। पहली बात, फ्लो में नहीं बहना है टीचर के, समझ गया? तो अभी हम फ्लो में तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन उस फ्लो में बहना नहीं है। आईआईटी का जब पेपर देते हैं ना, यही फ्लो होता है, कुछ भी आ जाता है दिमाग में। तो पहला कोचिन, कोचिन में पहला लेटर सी होगा। सी जब आ गया, COCHIN, पहला लेटर आ गया तो हम किसको ढूंढते हैं? सेकेंड लेटर को ढूंढते हैं। आगे नहीं बढ़ जाते इस तरह बेवकूफी करते हुए। अगला लेटर सी के बाद अल्फाबेटिकल सी आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। सी के बाद कौन आएगा? एच आएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। सी के बाद आई आएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। सी के बाद एन आएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। सी के बाद ओ आएगा, तो 2 लेटर मिल गया, तो अगला लेटर क्या आएगा? सी आएगा। तीसरा लेटर मिल गया, मिल गया। सी के बाद क्या आएगा? एच आएगा, एच मिल गया। आई आएगा, आई मिल गया। एन आएगा, N भी आ गया। मिल गया। यहाँ पे क्या हो? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 जाए इज इक्वल टू कितना हो गया? 96। तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? 96। तो भावनाओं में नहीं बहना है ना? क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा। तुम जो जो पॉसिबल गलतियां कर सकते हो ना, वो सारे पॉसिबल गलती है। वो वैसे मेहनत कर रहे थे तो CHIN निकालते थे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं डाल देंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो गया? 720 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 360 हो गया। तो 360 आंसर ना मार्क कर दें वैसे। इसके लिए CHIN क्या कर रहे थे? तो जब रैंक निकालते तो क्या करते थे? फर्स्ट लेटर ढूंढते थे, सेकेंड लेटर ढूंढते थे, जब वो मिल जाता था तो थर्ड ढूंढते थे, वो मिल जाता था तो फोर्थ ढूंढते थे, वो मिल जाता था तो फिफ्थ ढूंढते थे, एंड सो ऑन सो। इस प्रोसेस को ध्यान रखना।
ये नहीं कि आंख बंद करके शुरू कर दे। 360 इसीलिए दिया होगा, बहादुर बच्चा होगा, कोचिन है यार, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 360। देखो हर पॉसिबल आंसर दिया हुआ है, हर पॉसिबल आंसर दिया हुआ है, इसको ध्यान Yes. गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर, सब 7 डिजिट इंटीजर बनाना है विथ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू। क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि नहीं? अरे क्वेश्चन कोई एक पढ़ो ना। with sum Bro. of digits 3 and 3 only. क्वेश्चन पढ़ने के लिए किसी की जरूरत है क्या? Sir. वो भी पढ़ने नहीं आता है क्या? नहीं सर, पढ़ लिया सर। पढ़ ले, क्या पढ़ा? हमें क्या पता? So the number of 7-digit integer with sum of digit equal to 10 and formed by using digit 1, 2 and 3 only. लीडिंग स्टेटमेंट क्या है? 7 डिजिट नंबर बनाना है। So उनका Information क्या है? उनका सम 10 होना चाहिए। डिजिट क्या है तुम्हारे पास? 1, 2, 1, 3. 2 और 3। 1, 2 और 3। और उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 10 के इक्वल। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ढूंढो। पहले तो 7 डिजिट तो बनाओ। 1, 2, 3 का ऐसा यूज करो तो रिपीटेशन होगा। सिंपल 3 डिजिट से 7 डिजिट बनाना है तो रिपीटेशन तो होगा ही ना। यस सर। yes sir. यस सर। Sir, बोलो। 5 1 और 3 2। 5 1 3 2। 5 मतलब है कहाँ? क्वेश्चन में है। 5 तो 5 तो 1। 5 to 1। हाँ ठीक है। 5 times 1, 5 1 नहीं, Yes, 5 sir. times 1 तो मतलब 1 Yes, sir. 1 1 1 1 और 3 2। चलो एक ये बन गया पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी बाद में एडजस्ट कर Sir, लेंगे। 6 time 1, 2 time 6 time गलत। तीनों यूज करना है तो 2 सिर्फ है, तो 3 तो नहीं ना छोड़ Sir. सकते। नहीं ऐसा थोड़ी करना है कि नहीं नहीं, ओनली इसको यूज करना है। 1 2 3 हो सकता है कि 1 ना भी यूज कर सकते हो, Yes 3 sir. नहीं भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ी कह रहा है कि ऑल डिजिट मस्ट बी यूज्ड। मतलब यू आर यूजिंग ओनली दीज 3 डिजिट्स। Yes sir. ठीक है, मे और मे नॉट बी। थिंक तो अबाउट। एक 6 times 1 और 2 times 2। हाँ 6 टाइम 1 और 2 टाइम 2 तो 7 डिजिट कितने नहीं digit- बनेगा और कितने यही डिजिट एक फॉर्म होगा। कितने डिजिट हो गए? अच्छा ये डिजिट, सॉरी सर, गलती। सॉरी सर, ऐसे बोलने से काम चलेगा? तो 7 factorial by 5 factorial। तो फिर बने, फिर अगला केस ढूंढो। केस और कुछ नहीं बनेगा? Sir, 4 time 1 और 3 time 2. So 4 time 1 और 3 time 2. बस हो गया। factorial। और कुछ? अब ये जितना जल्दी तुम सोच सको। बस यही 2 बनेगा, बिल्कुल सही पर। लेकिन ये तुम्हें करना होगा ना। 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। और क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो। 3 फैक्टोरियल। 42। ये हो गया 7। ये हो गया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 डिवाइडेड बाई 6। 6 6 कैंसिल। 5 6 70। ये क्या हो रहा है?
4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करते 7 इंटू 6 इंटू 5 35 5 आएगा 5 होगा ना, यहाँ पे 35, तो 42 प्लस 35 इज इक्वल टू क्या हो गया 77। ठीक है, तो ऑल पॉसिबिलिटी को चेक किया जाता है, तो कौन कौन सा डिजिट यूज कर सकते हैं, 7 डिजिट होना चाहिए। अब 1 1 1 1 6 बार 1 2 बार 2 कुछ भी ले लोगे तो उससे नहीं होगा ना, 7 ही डिजिट बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, घर पे यही काम करना है, यहाँ से शुरू करो, डिवीजन समझ में आएगा। बोलो, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls of different color can be distributed among 3 person so that each person get at least 1 ball। तुम्हारे पास कितने बॉल हैं? हाउ मेनी बॉल्स यू हैव? 5 5। पर्सन कितना है? 3 3 A पर्सन हो गया, बी पर्सन हो गया, सी पर्सन हो गया। कितने बॉल्स हैं? 5 बॉल। कह रहे कम से कम एक बॉल तो देना ही है, सब एक तो तीनों एक एक देना ही है। तो अरेंजमेंट क्या हो सकता है? अब तुम्हारे पास कितने बॉल बचे? 2 बॉल्स बचे, 2 तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? एक को 3 दे दें, फिर 1 दे दें, फिर 1 दे दें, ऐसा One. कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर Yes, 2 sir. 2 Yes. 1 दे दें। 2 2 1 अच्छा, ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 ये भी कितने अरेंजमेंट हो सकता है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, पहला हो गया, इसको इज इक्वल टू क्या हो गया 3, इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो पहला केस फर्स्ट, इसमें 5 में से कितने बॉल देने हैं? पहले को कितने देने हैं? जल्दी से बोलो। 5C3, कितने बचे? 3 2, 2 में से क्या देना है? 1। फिर कितना बचा? 1, 1 में से 1 प्लस। दूसरे केस के लिए 3 इंटू सेकेंड केस, 3 इंटू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 5C2 3C2 इंटू 1C1, कैलकुलेट करने आता है 3। 5C3 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी बोलो। 20 20 होता है। सर 10 होगा। आंख बंद है कि खुला है? प्लस 3 इंटू 5C2 कितना हो गया? ये कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 60 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या हो गया? 150। आ रहा है समझ में? ये अभी भी नहीं आ रहा है? श्रेया शर्मा है क्लास में, वैष्णवी है क्लास में, आप लोग ऐसे बैठे हुए। गौरव, यस सर, समझ आ रहा है सर। सर हमको ये पूछना था सर कि मतलब इसमें मल्टीप्लाई क्यों करते हैं लोग सर? मल्टीप्लाई क्या होता है कि जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे एक हाथ में 5 पेन है, ठीक है, दूसरे हाथ में Yes, मान लो 10 पेंसिल है। यस सर। मैं कह दूं कि तुम 2 लोगों को पेन और पेंसिल में दे सकते हो, तो यहाँ से एक पेन ले सकते हैं 10 में से। मान लो हम यहाँ पे तो हो सकता है दोनों पेन यहीं से लेके दे दें इसको। तो अगर मैं Yes, कह दूं एक पेन और एक पेंसिल देना है, यहाँ से 10 में से एक पेन हो गया, यहाँ पे 5 में से एक पेंसिल हो गया, तो यस सर। हर एक पेन के लिए 5 ऑप्शन है ना, यस सर। सेकेंड के लिए 5 ऑप्शन है, तो 5 प्लस Yes, sir. 5 प्लस 5 प्लस 5 तुम 10 टाइम्स कर लो, या फिर 5 इंटू 10 कर लो। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। आपका क्या है सिचुएशन? क्या बनेगा? सिचुएशन बनेगा, देखो अब इसको ऑपरेट करके देखो। पहला सिचुएशन क्या बनेगा कि हमने 3 दे दिया, 1 दे दिया, 1 दे दिया, ये एक तरीका बना। यस सर। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? Yes, sir. 5 बॉल में से 3 बॉल कौन सा दे रहे हो? कोई भी दे सकते हो, तो इसीलिए क्या कर दिया 5C3 5C3 इंटू क्या कर लिया? दूसरा क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 2C1 2C1 और क्या हो गया? इंटू 1C1। 1C1 दूसरा क्या हो सकता है? पहले को 1, दूसरे को 3, तीसरे को 1। यहाँ भी क्या बन जाएगा? 5C3 5C1 5C1 मतलब कर लो 5C1 यस सर। इंटू क्या कर लोगे? 4C3 4C3 इंटू और क्या कर लोगे? तो हम ऐसा 3C1 करते ना, इसी को पहले दे देते हैं ना, ताकि फॉर्मूला में बैठ जाए। 5C3 किसी से शुरू करो, क्या फर्क पड़ता है, पहले से तो यस सर। यस सर। इंटू क्या हो गया बेटा? 2C1 इंटू 1C1। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 1 1 3, पहले वाले को दे, सबसे ज्यादा वाले को दे देते हैं। 5C3 5C3 2C1 इंटू 1C1, यस सर। तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 3 इंटू
5c3 into 2c1 into 1c1। यस सर। आगे समझ में? तो ये Yes, yes. एडिशन होता है। 2 + 2 + 2 क्या लिखोगे? 3 into 2। 3 into 2। ये पॉसिबिलिटी, ये आ गया समझ में? यस सर। यस अब- सर। आपको लग रहा है कि इतनी बातें हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था? किए ये थे। करी थी सर। ये सब तो कितना सिंपल। देखो जेई के क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसमें एक क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन लिंक कॉम्प्रिहेंशन वाला है, वो थोड़ा सा मजेदार है बस। तो बाकी सब तो एकदम जेनरिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 करो। बहुत। डीअरेंजमेंट क्या होता था? देखो ध्यान से सुनो। डीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता था? इसी बहाने रिवाइज होगा। देखो क्या होगा ना, तुम पढ़ते जाओगे ना, तो चैप्टर में पता ही नहीं चलेगा हमको रिवाइज क्या करना है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे पता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास 6 कार्ड है और 6 एनवेलप है, जिन पे नंबर 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, है ना? अब ध्यान से सुनना। अबे क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई। हट, बंद कर दूंगा क्लास, जाके सो जाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लेना तो बता देना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लो। सर पढ़ लिया। क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बताओ बिना देखे। सर उसमें 6 एनवेलप है और 6 कार्ड है। 6 का हमें उन 6 कार्ड को ऐसे प्लेस करना है कि क्या जो दोनों पे एनवेलप और कार्ड पे नंबर मार्किंग है वो दोनों सेम ना आए, और हर टाइम जो एनवेलप 1 है, एनवेलप 1 में कार्ड नंबर 2 जाए। वो तो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? जिस कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है सेम नंबर के इन्वेलप में नहीं जाए। तो यहाँ पे जिसको हम अरेंज कर रहे हैं उसके लिए लोकेशन एक फिक्स है, नंबर का है। तो क्या तुमको नहीं चाहिए 1 वाले 1 पे ना जाए, 2 वाले 2 पे ना जाए, 3 वाले 3 पे ना जाए, 4 वाले 4 पे ना जाए, 5 वाले 5 पे ना जाए, 6 वाले 6 पे ना जाए? इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर अरेंजमेंट होता है 1 वाले को 1 पे डाल देते, 2 वाले को 2 पे डाल देते, 3 वाले को 3 पे डाल देते, 4 वाले को 4 पे डाल देते, 5 वाले को 5 पे डाल देते। अरेंजमेंट तो यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल क्या हो रहा है? डी अरेंजमेंट। लोग अपनी पोजीशन पे ना पहुंचे। जैसे मान लो एकदम नॉर्मल सोचो, एग्जामिनेशन हॉल देखे हो कभी? होता था बहुत पहले, अभी तो 2-3 साल से नहीं होते। देखे हो? यस सर। सेट में कुछ स्कूल जो होते थे वो क्या करते थे, बच्चों के रोल नंबर जो होते थे उनके बेंच पे चिपका देते थे। 1 2 3 4 ABCD कुछ करके चिपकाते थे। मान लो एक स्कूल में बहुत सारे सेक्शन होते थे, ABC सेक्शन को मिला के बैठा देते थे। रोल नंबर 1 A, रोल नंबर 1 B सेक्शन, रोल नंबर 1 C सेक्शन। तो ये सारा अरेंज करते थे। उसमें क्या होता था, कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखे थे कि कोई बच्चा, सर मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है, कुछ Yes, ऐसे sir. होता है। या फिर कोई क्या करता था, दूसरे कोई जाता था, उठो यार यहाँ पे तो मैं बैठा हूं। तो यानी करेक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचना ही क्या हुआ? डीअरेंजमेंट हुआ। करेक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचना Yes. डीअरेंजमेंट हुआ। तो डीअरेंजमेंट क्या होगा? 2 तरीके से होगा। यानी तुम्हारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n के n जो थिंग्स हैं वो डीअरेंज हो जाए, या n में से कुछ डीअरेंज हो जाए। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला सीधे याद रखो, ज्यादा अभी बहसबाजी में नहीं जाना है। अब वो जमाना बीत गया। इतना बहस करना था कर लिया, बहस करने का भी कोई मुद्दा निकल के तो आया नहीं, तो फालतू वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। डीअरेंजमेंट करना है तो अगर मान लो 6 इनवेलप है, मान लो 6 इनवेलप था, अगर कोई तुमसे कहता है, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, 6 इनवेलप थे, 6 इनवेलप पे नंबर 1 2 3 4 लिखे हुए थे, 6 कार्ड हैं उस पे नंबर 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, 4 5 6। उसमें से मान लो 3 इनवेलप को डीअरेंज करना है। कितने इनवेलप को डीअरेंज करना? 3। तो उसके लिए क्या करते हैं, 6C3 into 3 फैक्टोरियल 1 minus 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल। 4 को अगर डीअरेंज करना है
6c4 into 4 factorial 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial। 6 में से अगर 5 को रीअरेंज करना 6c5 into क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल। आया पैटर्न आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 इनवेलप हैं, 6 कार्ड हैं, सब अपनी जगह पे ना पहुंचे। तो पहला कंडीशन ये है, सब अपनी जगह पे नहीं पहुंचे तो 6c6 हो गया इनटू क्या हो गया 6 फैक्टोरियल 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial। यही होगा। इसके Yes, sir. अंदर एक रेस्ट्रिक्शन और है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 1 जो है वो कहां पे जाए 2 पे ही जाए, वो सेकंड रेस्ट्रिक्शन है। 1 कहां पे जाए 2 पे जाए, ये हमारा सेकंड रेस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन पे हम नहीं, सेकंड रेस्ट्रिक्शन पे सोचेंगे। इसके बाद इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो कैसे कैलकुलेट, 6 से 6 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। एलसीएम में क्या आ गया 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो क्या हो 6 into 5 into 4 into 3 माइनस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो क्या हो गया 6 into क्या हो गया 5 into क्या हो गया बेटा 4। अरे बोलो हाँ तो बोलो 6 हाँ, into सर। 5 माइनस क्या हो गया 6 और प्लस 1 हो गया। इसको कैलकुलेट किया, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया 6 5 30 12, कितना हो गया 360 माइनस ये क्या हो गया 6 5 जा 34 जा 120 प्लस 6 5 जा 30 माइनस 6 प्लस 1, ये कितना हो गया 240 सर 265। टन, तो कितना हो गया 265। लेकिन देखो, तुम देखोगे बहुत मजेदार ढंग से देखोगे तो ऑप्शन में 265 है, लेकिन यहां पे एक चीज बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ये तो नॉर्मल चीज है, 1 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, ये तो नॉर्मल है। 1 पे नहीं जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा 1 1 पे नहीं जाएगा, 2 2 पे नहीं जाएगा, 3 3 पे नहीं जाएगा, 4 4 पे नहीं जाएगा, 5 5 पे नहीं जाएगा, 6 6 पे नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अब इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर रेस्ट्रिक्शन एक और है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि 1 केवल 2 पे जाए और बाकी किसी पे ना जाए। तो 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है जल्दी से बताओ। 1 2 पे जा सकता है, 1 3 पे जा सकता है, 1 4 पे जा सकता है, 1 5 पे जा सकता है, 1 6 पे जा सकता है। 5 फैक्टोरियल। तो अगर इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 265, तो 1 पॉसिबिलिटी के लिए वे कितना हो जाएगा 265 डिवाइडेड बाय 5। अरे बोलो भाई, सिंपल गणित का सवाल है साहब। यस सर। 5 आम के दाम 265 रुपए है तो एक आम का Yes. दाम कितना होगा? 265/5। यानी 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी तुमको दिखाई दे रही है? 1 के लिए कितना पॉसिबिलिटी है कि 1 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है, 5 पे भी जा सकता है, 6 पे भी जा सकता है। 1 केवल 2 पे जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिवाइडेड बाय 5 और टिक मार्क द आंसर। यस सर। यस सर। सर 53 हो गया। खाली आंसर मैच करो। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, और ध्यान से सुनिएगा, तो बहुत ज्यादा उलझाएंगे तो है नहीं, है ना। तो मेरा कहने का बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल ये है, आज आपका टेस्ट है एडवांस वाला, हाँ सर। दोगे तो है नहीं, सर देंगे 1000 साल बाद। सर, आज ही देंगे। तो कल जब मैंने क्लास लिखा था तो किसी ने नहीं बोला मुझे कि कल सर एडवांस का पेपर है। एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है, 3 घंटे का तो होता नहीं है। एक पेपर 1 दिन, एक पेपर 4 दिन के बाद, ऐसे तो जेईई तो ऑप्शन देगा नहीं, है ना। तो ध्यान दे। अब तुमको करना क्या है, अब जो मैं बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन में मार्क करवा दे रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 7-8 क्वेश्चन मार्क करवा दे रहा हूँ, लिख ले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 11, ये सब खाली देखने में बड़ा बड़ा दिख रहा है बहुत आसान। 10 11 मतलब हो गया 10 में 4 क्वेश्चन है, 11 में 4 क्वेश्चन, समझे? 10 11 12 13 13 14 15, बस इतना करके। जब आप इनके क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको लगेगा कि आपके पास जितना पढ़ाया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आज बस इतना ही है, इसके सिवा अगर आपको कुछ पूछना है। एक्सक्यूज मी सर। Excuse- सर क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ये बताया था ना कि उसमें 5 कार्ड्स में वो जा सकता है, लेकिन उसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, वो नंबर 2 वाले एनवेलप में जाएगा। हाँ तभी तो, वैसे जो हमने निकाला है उसमें कहीं भी जा सकता है ना, 1 को छोड़ के। अच्छा, तो अपॉन में टोटल नंबर उसमें 5 उसके पास ऑप्शंस है और ऊपर फेवरेबल में 1 है। हाँ हाँ, कहाँ पे फेवरेबल पॉसिबल कहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू कर दिया तुमने? इसे वो डिस्कनेक्ट हो गई थी उस टाइम पे। एक बार इसके बाद फिर से आपका ये समस्या मैं दूर नहीं कर सकता, ये आपका खुद का है। बताओ भाई क्या है, बताओ कोई और बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये समस्या तो रहेगा ही ना, परमानेंट हो गया है ना। चलो चलो बताओ बताओ बताओ, हर्ष बताओ, उसको 5 से क्यों डिवाइड यस करेंगे? सर। बताएगा हर्ष, बताओ। यस सर। सर 5 से इसलिए जैसे डिवाइड किया है क्योंकि अब एक बोलेगा तो एक भी नहीं बोलेगा, बोलेगा तो फिर दोनों बोलेगा। हर्ष राज, हाँ सर। सर पहले थी इसमें सर, पहले से सर पहला को दूसरा पुट कर देंगे। पहले को दूसरा पुट कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले को दूसरा क्या पुट कर देंगे? मतलब पहले इन्वेलप को। भाई देखो, फर्स्ट इन्वेलप के पास डीअरेंजमेंट होने के लिए कितने ऑप्शन है? सर 5 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन, तो केवल थ्रू 2 पे जाए उसके लिए कितना होगा? 1/5 ऑप्शन होगा। तो जितना ऑप्शन निकला है उसका 1/5 निकाल लो। हम प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाल रहे हैं। यस सर। यस सर बोलो। सर सर्कल के सेक्शन जी में एक ही क्वेश्चन था तो उसका पिक ही भेज दिए हैं। एक ही क्वेश्चन है? हाँ सर, मेरे टारगेट में एक क्वेश्चन है। तो टारगेट में भी एक ही क्वेश्चन होगा तो बड़ा एक मजेदार। ही बस IIT JEE 2007 का पेपर 2 बस, उसके बाद कोनिक पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन के आसपास है, वो मेरे पास है, मत करिए। सर जी बोलो बेटा। अगर लिमिट से डाउट था सर, वो है कॉन्सेप्ट में एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले तो क्या होना चाहिए, एल हॉपिटल रूल लगाने से पहले आपका जो लिमिट होना चाहिए, या पहले लिख लो, पहला कंडीशन होता है 0/0 का फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म होना चाहिए। एल हॉपिटल रूल किसके लिए लगेगा? इफ द फॉर्म इज 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, लिख लिया? और तीसरा केस कर रहा है कि डिफरेंशिएट और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल we remove the indeterminate form, यानी 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट रिमूव ना हो जाए तब तक आप डिफरेंशिएट करते रहोगे, हर स्टेप के बाद चेक करोगे, बस यही है। ठीक, अगला बोलिए, 20 मिनट और है।
तो आज का होमवर्क ये एक बार सुनो, आज का होमवर्क ये है, सेक्शन जी में जितने क्वेश्चन मार्क है उतने करना, उसमें तुम्हारी कुछ डिफिकल्टी और निकल के बाहर आ जाएगी। हाँ बोलो एक बार और क्या कर रहे, वंस मोर, एक बार फिर से बोलो। सर पढ़ा सर, उसको अच्छा से मतलब नहीं आया सर समझ। कौन सा ट्राई किए थे कुछ कौन सा कॉम्बिनेशन सर। कॉम्बिनेशन? यस सर, मतलब फॉर्मूला से बैठा देते लेकिन फिर मतलब नहीं होता कि अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो नहीं समझ आता है कि हाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे उसको। हर्ष इसके लिए तुम्हारे पास क्या है पता है, एक काम करो, ऐसे ऐसे तुम्हारी गलतियां रिमूव नहीं होंगी। एक बार करो कि जिस जिस क्वेश्चन में तुमको लगता है कि तुम सही से नहीं लगा पा रहे हो या सही से नहीं सोच पा रहे हो उसको मार्क कर लो, ठीक है? यस तो हम अभी फिर से पढ़ाएंगे तो फिर से उतनी ही बातें आएंगी, लेकिन तुम्हारी रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कुछ डिफरेंट है, तो आप उसको मार्क करो। जैसे एल हॉस्पिटल रूल पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, यही बताएंगे। अब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग रहा है या लग रहा है तो कैसे लगेगा, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, आपको सेकंड पार्ट पे काम करना है, समझ गए? तो आप जो कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है जहाँ पे से अच्छे से नहीं लग रहा है उस क्वेश्चन को मार्क करके ले आओ, है ना? उसके डिस्कशन कर लेंगे। फिर संडे आ ही रहा है, फिर सैटरडे आएगा ही, संडे आ ही रहा है, ठीक है? फिर Sunday- हाँ बोलो। सर और कुछ क्वेश्चन भी करा दो सर, ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा। अब भेजो क्वेश्चन तो भेजो। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था इसी में से। पूछो। क्वेश्चन ये था कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सर्शन पार्टी, देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सर्शन पार्टी बी चूजन? हाँ तो इसमें क्या कह रहे हैं इसमें? सर इसमें मैंने ये किया था कि जैसे 10 स्टूडेंट्स उसमें चूज हुए हैं तो 15 नहीं हुए होंगे, तो हम 10 में से सिलेक्ट करेंगे, या तो तीनों ने 10 की होगी, मतलब 10C3 होगा, या फिर तीनों ने नहीं करी होगी तो। ये तो एकदम से बर्बाद तरीका है। 10 में से 3 सेलेक्ट करना है, 25 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 25 स्टूडेंट्स है तो 15 ने 10 में। कहाँ से 3 सेलेक्ट कर रही है तुम? 25 स्टूडेंट हैं, उसमें से 2 ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप में 22 बच्चे हैं, ओके, और दूसरे ग्रुप में 3 बच्चे हैं। वो 3 बच्चे कह रहे हैं या तो हम हमेशा जाएंगे या फिर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अब जो हम 10 का सेलेक्ट कर सकते हैं, हम सोचते हैं कभी ना जाए, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 22 है ना, 22 ना, 22C10। अगर तीनों ने कह दिया हम जाएंगे तो हम कितने और सेलेक्ट? 25C10। 25C10 में गड़बड़ हो जाएगा। तीनों ने कहा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तो तीनों जाऊंगा तो 3 तो वैसे ही सेलेक्ट हो गए ना, तो 22 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 7 करने हैं। 7 करने हैं। यस भाई अगर मान लो यहाँ पे हर्ष, आदित्य और मानस, अभी जितने भी यहाँ पे पर्सन है, जो भी पर्सन है क्लास में, ये तीनों कहते हैं या तो मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। यहाँ से मुझे 5 सेलेक्ट करना है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मान लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 है। अब जो मुझे कहता है हर्ष और मानस ने और आदित्य ने कंडीशन रख दिया कि मान लो इसमें से 16 में से मुझे 5 को सेलेक्ट करना। इसने कंडीशन रख दिया या तो मैं साथ में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो 16 में से ये तीनों को हटा दिए, हमने तुम तीनों को नहीं ले जाऊंगा, तो कितने में से 5 मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा? 13 में से 5 सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब इन तीनों ने कह दिया मुझे जाना ही जाना है, तो ये 3 तो आ ही गए, तो बाकी कितने लोग और चाहिए? हमें 2 लोग चाहिए। कितने में से? 13 में से। तो आप 10 में से कहे 3 सेलेक्ट कर रहे हो, आपको कितने में से 3 सेलेक्ट करना है? कितने में से 10 सेलेक्ट करना है? 25 में से, जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन ये है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? 2 ग्रुप बन गया, एक ग्रुप कह रहा है या तो मैं हमेशा जाऊंगा या कभी नहीं जाऊंगा, तो वो 3 लोग अलग हो गए, 22 लोग अलग हो गए। हमने कह दिया कि 22 में से तीनों में से किसी को नहीं ले जाऊंगा, तो 22 में से 10 को ले आए। अब मैंने कह दिया कि तीनों को मैं ले जाऊंगा, तो 3 तो मैंने पहले ही ले लिए, तो 22 में से कितने सेलेक्ट करने बचे?
7 ही बचे ना, तभी तो 10 होगा। यस सर। यस सर। तो 10C3 कहाँ से? मेरा 10C3 क्या कर रहे थे? सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन सर पहले क्वेश्चन आया नहीं था सही से समझ। नहीं ठीक है, नहीं समझ में आया था। देखो क्या है ना, सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन थोड़े होगा भाई। 25 में से सेलेक्ट करने ना 10, कि 10 में से 3 सेलेक्ट करने। 10C3 का मतलब क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 10 थिंग्स, 10%। हमें सिलेक्शन कितने करना है? 10 में से 3 करना है कि 25 में से करना है? 25 में से 10 करना है ना, तो गलत हो गया। ओके नेक्स्ट। सर मैंने भेज दिया। मेरा वो कल वाला डाउट था, cos पाई में डिस्कनेक्ट हो गया था। cos पाई बाय 4 cos into cos पाई बाय 8 से लेके बेटा कोई cos सॉल्यूशन भेज देना, उल्टा कर लो, तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद सीरीज को सॉल्व कर लो, आखिरी वाला जो आंसर आएगा उसको देखो, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, उसको कर लो। cos थीटा 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा 4 थीटा 4 थीटा, छोटा छोटा सॉल्व करो। cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद cos 4 2 थीटा 4 थीटा, cos थीटा cos 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा कैसे सॉल्व, इसी तरह सीरीज बना। नेक्स्ट। हाँ जी, कहाँ गया? सर मैंने आपको उसमें भेज दिया चैट पे। कहाँ पे भेज दिया है? चैट में तो नहीं दिख रहा है। जब ये भेजता है डॉट वॉट तो चैट में भेजेगा ना, कहाँ पे? चैनल पे भेजा है क्या? कहाँ भेजा बेटा? सर चैनल पे ही भेजा है। चैनल पे क्यों भेजा? कौन सा क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, लेट मी गो बैक। कौन सा क्वेश्चन? log cos x सर फर्स्ट और थर्ड। log cos x अपॉन के कोई x है, तो जब x टेंडिंग टू 0 देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? log cos x अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0, log cos x अपॉन x है। जब x 0 पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? log 1 हो जाएगा अपॉन 0, मतलब 0/0। तो यहाँ पे एल ऑपरेटर रूल लग सकता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, log cos x का डिफरेंशिएशन d/dx, log cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? d log cos x अपॉन क्या हो गया? d cos x इंटू क्या हो गया? d cos x अपॉन क्या हो गया? dx। तो मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/cos x 1/cos x into minus sin x. इंटू माइनस है। डिनोमिनेटर x के डिफरेंशिएशन 1, x टेंडिंग टू 0 डाल देंगे, 0 आ जाएगा। क्योंकि साइन 0 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? साइन 0, साइन 0 अपॉन 1, तो साइन 0 क्या होता है? 0 के इक्वल होता है, 0 अपॉन 1 हो गया। क्वेश्चन इसमें बेहतर तरीका होता है एक्सपेंशन यूज करना, बाकी इसको इससे भी कर सकते हो। चलो x cos x, अब ये तो देखो डिफरेंशिएशन तुमको करना पड़ेगा ना, वो सोचोगे कि अचानक से एकदम दिख जाए आंसर, वो तो नहीं होगा बेटा। यहाँ पे है हमारे पास x cos x माइनस क्या है? log 1 प्लस एक्स अपॉन में है एक्स स्क्वायर, और लिमिट यहाँ पे क्या है? x टेंडिंग टू 0 है, तो क्या हो गया? 0/0 का फॉर्म है x टेंडिंग टू 0। x cos x का x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x माइनस क्या हो गया? x sin x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया? 1 प्लस एक्स अपॉन में यहाँ पे 2x हो गया। ठीक है, ठीक है, 2x हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास, और कर लो। अब यहाँ पे देखो, अगर अभी भी 0 रखोगे तो 0/0 cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, माइनस साइन x, अब प्लस हो जाएगा x cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 -2 प्लस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब इसको करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1 डालोगे ये 1 आ जाएगा, 1/2 हो गया, खत्म। तो इसमें क्या है? डिफरेंशिएशन बार बार करना है, तब तक करते रहना है जब तक क्या है? जब तक 0/0 का फॉर्म या इनफाइनाइट का फॉर्म हट ना जाए। और ये एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है।
इसी से करते जाओ। एक्सरसाइज अपने आप लीड कर रहा है ना। एक्सरसाइज सॉल्व करना क्यों आसान होता है? जैसे अभी हम लोग जेई का क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सोचना है। लेकिन प्रैक्टिस तो इसमें सीधे लिखा हुआ, तो आप डिफरेंशिएशन करते रहो। तब तक देखो, एक बार किया, फिर दूसरी बार किया। एक बार से क्या हुआ कि वो हटा नहीं, तो दूसरी बार से हटाएंगे। दूसरी बार नहीं हटेगा तो तीसरी बार हटाएंगे। cos थीटा cos 2 थीटा कैसे सॉल्व करेंगे? 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। यहाँ पे 2 sin थीटा, फिर 2 से, फिर 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर sin थीटा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है। ऐसे cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा ऐसे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिर से 2 sin थीटा, यहाँ पे 2 sin थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा। तो बताओ आखिरी वाला क्या आ जाएगा? sin 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा अपॉन क्या हो गया? 2 raised to the power 3 यानी 8 sin थीटा। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया? फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 sin 16 थीटा अपॉन क्या हो गया? 16 sin थीटा। मतलब 1/2 हटा दो, 16 sin थीटा। बस ऐसे ही होगा। तो ऐसे सीरीज जो है, उस सीरीज को सॉल्व कर लो। 2 raised to the power n - 2 थीटा। तो फाइनल क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1 sin 2 raised to the power n - 2 थीटा इंटू cos 2 raised to the power n - 2 थीटा अपॉन 2 raised to the power n - 2 sin थीटा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया sin 2 raised to the power n - 1 थीटा अपॉन 2 raised to the power n - 1 sin थीटा। और ये जो था पाई अपॉन 2 raised to the power n थीटा लिया था, तो 2 raised to the power n - 1 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? π/2। तो π/2 रख दिया, 1 अपॉन 2 raised to the power n - 1 sin थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दिया और सिंप्लीफाई कर लिया। आंसर लिख दे, क्वेश्चन में आंसर लिख दो। कितना होता है? और कोई क्वेश्चन है जिसमें डिफिकल्टी है? सर एक चीज पूछनी थी। क्वेश्चन ये था कि 4 डाइस थ्रो करे तो सम उस जो नंबर आया है डाइस पे उनका सम हमेशा 15 हो, तो इसमें केसेस बना के करेंगे, बट उससे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। और कोई तरीका नहीं है? मल्टीनोमियल यूज करेंगे। x1 + x2 + x3 = 4। x1 + x2 + x3 + x4 = क्या करेंगे? 15। मल्टीनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे। सर एक भेज दिया है क्लास क्वेश्चन सर चैनल पे। सॉरी, चैनल पे क्यों भेज रहे हो भाई? हिंदी नहीं समझ में आता है क्या? उर्दू में समझोगे क्या? पीछे जाना होता है, उसमें सब खराब हो जाता है, स्क्रीन फ्रीज होता है इससे। जैसे हम दूसरी एक्टिविटी शुरू करेंगे, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगा। समझ में नहीं आता है क्या? कौन सा क्वेश्चन? कौन सा? विच वन? बताओ। अब इसके लिए भी कोई आएगा क्या? सर 4x - 1 का होल क्यूब वाला। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें? इसमें डिफरेंशिएट कर रहा था तो फिर आगे इसके डिफरेंशिएशन, तुमको डिफरेंशिएशन मतलब किसी को डिफरेंशिएट, मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसमें। मारूंगा भी एक मुक्का आके घर पे। ये सीधा a raised to the power x - 1 का क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a raised to the power x - 1 अपॉन x क्या होता है? ln a होता है, उससे निकालोगे जिसको जो जरूरत पड़ेगी। हर जगह डिफरेंशिएट तो एक लिमिटेशन होता है ना, किसी पे फंडामेंटल का लिमिटेशन हो। इसका डिफरेंशिएशन आसान दिखता है तुम्हें? हाँ, तो फिर नहीं करेंगे, सीधी बात है। तो फिर क्या करेंगे? जनरल यूज करेंगे। क्या है? 4 raised to the power x - 1। इसको x³ डाल दो। क्या डाल दोगे इसको? x³। क्या डाल दोगे? x³। तो पहला जो हो गया, ये जो तुम्हारे पास है 4 raised to the power x - 1 का क्यूब, इसको x डाल दिया तो यानी x³ से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है? sin x/4। इसको डाल दो x/4, ये मल्टीप्लाई हो गया x/4 से। log यहाँ पे क्या है? 1 + x²/3, तो यहाँ पे डाल दो x²/3, मल्टीप्लाई कर लो x²/3। ये हो गया ln 4 हो गया।
ln4 का होल क्यूब, ठीक है। इधर एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 होता है, बस उसके बाद कर लो 4 3 12 ln4 का होल क्यूब। मतलब ऐसे आप कैलकुलेशन अपना देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है ना, डिफरेंशिएशन तो करेंगे। तो उसमें बेटा जो आपने पूछा है उसमें क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 15 करेंगे। यहाँ पे x1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x1 x2 x3, x4 का जो वैल्यू है 1 से लेके 6 तक है। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 15 इन 1 2 ऐसे ही करके x रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 15। यहाँ पे हो गया बेटा x रेज टू द पावर 15 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 15 कहाँ से आ गया, 3 है, कितना है 4 है ना, ये 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 है। तो ये हो गया x रेज टू द पावर 4, ये हो गया 1 माइनस x रेज टू द पावर 6 1 माइनस 6 रेज टू द पावर 4, तो दिस इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 1 माइनस x रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 4 1 माइनस x रेज टू द माइनस 4। आपके बदले चीजें हम याद नहीं करेंगे, बस इसको ध्यान रखिएगा। x रेज टू द पावर 4 इसका हो गया 4c0 माइनस क्या हो गया 4c1 x रेज टू द पावर 6 4c2 x रेज टू द पावर 12 एंड ऐसे करके जाएगा। और यहाँ पे होता है 1 प्लस 4c1x प्लस क्या हो जाएगा 5c2x स्क्वायर प्लस 1 अब यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से हमें कितना चाहिए, x रेज टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मतलब कोएफिशिएंट यानी ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x रेज टू द पावर 4 माइनस 4c1 x रेज टू द पावर 10 प्लस 4c2 x रेज टू द पावर 16, ऐसे करके बड़े नंबर आ जाएंगे। 1 प्लस 4c1 ऐसे करके लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ से 11 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है और 2 से 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर 11 चाहिए तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, c की जगह पे 11 11 से 3 ज्यादा तो 14c11 माइनस क्या हो गया 4c1 यहाँ पे 10 है तो यहाँ से 5 चाहिए, तो इनटू क्या c5 3 ज्यादा 8c5, यही टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। तो मल्टीनोमियल जो है उसको यूज किया जाता है। हो गया, चल अरे मेरे क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर भी आपकी क्लास अर्जेंट है? थैंक यू सर। क्लास के टाइम टेबल देख लिया लगता है।